नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंधों के बीच प्रयागराज में महाकुंभ जारी। यूपी सरकार का आग और आपात परिस्थितियों के लिए परामर्श। 8 करोड़ 26 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। आरजीकर रेप मर्डर केस में आज इंसाफ का दिन। सियालदह कोर्ट दोषी संजय रॉय की सजा का करेगी ऐलान। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर की हुई थी हैवानियत से हत्या। संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर बांग्लादेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हिंदू अल्पसंख्यकों की उठाते रहे हैं आवाज। देशद्रोह का आरोप थोपकर पिछले साल नवंबर में किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन। आज से ट्रंप को मिलेगी अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पद संभालते ही ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला। और बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। अब तक महाकुंभ में 8 करोड़ 26 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। महाकुंभ में आए श्रद्धालु शिव भक्ति की अद्वितीय साधना और भक्ति में डूबे हुए हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस अनोखे संगम पर शिव भक्ति के अनेकों प्रारूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में 11,000 त्रिशूलों के बीच 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने इस धाम पर हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। इन सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। ये मालाएं देश भर के 10,000 गांवों में घूमकर और मांगकर एकत्र की गई। इनमें एक मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। इनमें 6 शिवलिंग दक्षिण मुखी और 6 शिवलिंग उत्तर मुखी हैं। इन सभी ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने के पीछे आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना व गो रक्षा जैसी संकल्पनाओं को साकार करना है। उस शिव के स्वरूपों से 55 लाख रुद्राक्ष मणियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र है, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा है, 60 फीट मोटी 7 पुरियां है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जरालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय विकंदराओं से निकल करके स्फटिक मणि के रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पम पंचकम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रिश्च, नवदुर्गा प्रतीचा। भगवती भी विराजमान है। सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व क्या है? कैसे शाश्वत सनातन संस्कृति मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है और जीवन में शांति और आनंद प्रदान करता है? महाकुंभ में उसी सनातन संस्कृति का विराट और भव्य रूप देखने को मिल रहा है। वेदों में मनुष्य के लिए कहा गया है अमृतस्य पुत्रः, अर्थात हम अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। हम में से शायद ही कोई दुख चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और आनंद बना रहे, इसका कभी क्षय ना हो, बल्कि प्रतिपल बढ़ता रहे।
ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उसी परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो सच्चिदानंद हैं। सच यानी त्रिकाल में न परिवर्तित होने वाला, चिद यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद यानी सर्वहित प्रद। प्रयागराज धाम में महाकुंभ के अवसर पर अनेक तरह के अमृत यहाँ की धरा पर भक्तों के क्लेश हर रहे हैं और आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। ये अमृत है यहाँ पर संतों के विशाल शिविरों में बरसने वाला कथामृत और हर कल्पवासी के हृदय में निरंतर चलने वाला नामामृत। संत दरियाव जी की वाणी है, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। तो वस्तुतः इन महान अवसरों पर जो लोग हम लोग आते हैं वो कथामृत नामामृत ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। स्वर्ग का अमृत इस कथामृत नामामृत के आगे कांच के टुकड़े के जैसा है और ये दिव्य मणि के समान है। संत जन अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि संगम में पवित्र स्नान के लिए केवल मानव ही नहीं बल्कि यक्ष, गंधर्व, देवता, ऋषि, पितृगण, नक्षत्र, तारामंडल, यहाँ तक कि कुछ संतों ने तो विशेष अवसरों पर पूरी आकाश गंगा को संगम में स्नान के लिए उतरते देखा है। यह जो शाही स्नान राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, इस अमृत स्नान में आने के लिए करोड़ों करोड़ लोग तरसते हैं कि मैं कैसे भी आकर के एक बार राजसी अमृत स्नान कर लूं। और इस बार जब मेरा अमृत स्नान हुआ तो उस अमृत स्नान में हम लोगों को दिखाई पड़ा कि अमृत टपक रहा था, हमारे रथ के ऊपर अमृत टपक रहा था आसमान से। सबने इसकी अनुभूति की और सबके कपड़े भीगे, सबके कपड़े एक एक कण के बराबर सबके कपड़े भीगे। तो वो अमृत का बारिश था। संतों जैसा अनुभव हमें भी हो सके इसकी पात्रता तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास और श्रद्धा के साथ संतों के पीछे चलना सीख लें, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें और उनकी चरण रज को अपने माथे पर स्वीकार करें तो हमारी बुद्धि की मलिनता जल्द ही मिट जाएगी। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। और दिव्य भव्य महाकुंभ में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। अस्थायी पुलों से लेकर टेंट सिटी तक हर जगह शानदार व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना कुंभ इस समय श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ की मेजबानी कर रहा है, जो देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित होने से इस महापर्व की अहमियत और भी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी सरकार सनातन के इस पर्व को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पंटून पुल बनाए गए हैं, जिन्हें अक्सर सैन्य पुल कहा जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 15 महीने की अवधि में बनाए गए 30 पंटून पुल 5 टन तक का वजन सहन कर सकते हैं। देश भर से कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को आने जाने में इस पंटून पुल से काफी सुविधा मिल रही है। पीपा पुल बनने से बहुत फायदा है, अपना समय बचता है और इधर के आदमी उधर भी जा सकते हैं, उधर के आदमी इधर भी आ सकते हैं। ये जो पोंटून ब्रिज बना है इसके बनने से हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। इससे हम बुजुर्गों को भी बहुत फायदा हो रहा है, आने जाने के लिए उनका समय बचता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत आसानी तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक टेंट सिटी भी स्थापित की है। इस टेंट सिटी में 4 अलग अलग श्रेणियों के टेंट हैं। इनमें विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डोरमेट्री है। महाकुंभ के दौरान करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की प्रयागराज आने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए ये टेंट 1 जनवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चालू रहेंगे। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कई उपाय किए गए हैं। अनेक नए आयामों के साथ
कुंभ का नया जिला दुनिया की सबसे बड़ी आस्था के समागम के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए दीपिका महतो की रिपोर्ट। और महाकुंभ में दुनिया भर से पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए टेंट सिटी बसाई गई है। ये टेंट देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। टेंट में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हजारों करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अलग अलग इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक टेंट सिटी जो यहां पर बसाई गई। महज 10 दिनों में ये तमाम टेंट्स को खड़ा कर दिया गया। कल्प वृक्ष कुटीर, लक्ष्मी भवन, धनवंतरी भवन, यानी कि कुंभ से ही, इस आस्था के इस महाकुंभ से ही प्रेरित यहाँ टेंट्स को बसाया गया है और देश भर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। जैसे हमने देखा जब यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल कुछ यहाँ पे था नहीं, और इतने सारे भक्त आने हैं, श्रद्धालु आने हैं, तो उनके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पे करने हैं। तो जैसे भक्त भक्ति करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, तो नेचुरली उसके अंदर केयरिंग नेचर ये सब जागृत होता है। तो वो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये टेंट, हमने सोचा कैसे हम जो गेस्ट हैं उनका केयर कर सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर भक्तों ने 24 घंटे सेवा किया, रात दिन एक करके। इतना सुंदर टेंट अभी हमें देखने को जो मिल रहा है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अभी इतना सुंदर भव्य यहाँ पे रहने की फैसिलिटी यहाँ पे भक्तों ने किया है। तो जैसे शिव जी ने जो अमृत मंथन में जहर ग्रहण कर लिया था बाकी दूसरे के सुख के लिए, उसी प्रकार भक्तों ने दिन रात एक करके अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके ये कुंभ मेला में इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं। चाहे प्रसाद वितरण हो, चाहे कोई और सर्विस हो, या ये टेंट ही क्यों ना हो। तो महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और व्यवस्था से हमने आपको रूबरू करवाया। न्यूज़ 18 में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को अदालत आज सजा सुनाएगी। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजा का ऐलान करेगी। पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या की वारदात हुई थी। घटना के अगले दिन मुख्य आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी संजय रॉय की फांसी की सजा की मांग की है। और इधर बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई की संभावना है। चटगांव की एक अदालत ने 2 जनवरी को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण ज्योति के प्रवक्ता और इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्णदास को 25 नवंबर 2023 को ढाका हवाई अड्डे से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वे जेल में हैं। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों की मांग करते रहे हैं। 30 अक्टूबर को चिन्मय कृष्णदास और 18 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इस्कॉन बांग्लादेश ने उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद हिंदुओं पर हुई हिंसा तथा हमलों की निंदा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। और इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ कल देर शाम जिले के जलूरा गुज्जरपति सोपोर इलाके में शुरू हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। संदिग्ध स्थान के पास सुरक्षा बल के पहुंचने पर वहां छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई।
और बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों के विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से है। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए चुनावी रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं इंडी गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने की योजना है। इसके अलावा सत्ताधारी दल आप की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी प्रचार करेंगे। दिल्ली चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित होने जा रही इस बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की पूरी संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसके अलावा सीआर पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहीं इस बैठक में 65 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, जिस पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। इस वर्ष WEF 2025 की थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज पटना में शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 43 वर्षों के अंतराल के बाद ये सम्मेलन बिहार में हो रहा है। देश के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। सम्मेलन की थीम है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्य सुदृढ़ करने में संसद और राज्य विधानसभाओं का योगदान। पीठासीन अधिकारियों के 85वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने बिहार के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। ओम बिरला ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, बिहार प्रवास के दौरान आज बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान उनसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। और भारत की पुरुष और महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने खेल में गति, रणनीति और कौशल के शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के मेहुल को चुना गया। वहीं सुयश गार्गेट को सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया। मैच के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर नेपाल के रोहित वर्मा रहे। वहीं भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ब्लू जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने शानदार फाइनल मुकाबले में नेपाल पर दबदबा बनाया और 78-40 के एक तरफा स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की की। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल टीम की मनमती धानी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर चुनी गई। वहीं भारत की अंशु कुमारी सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजी गई। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की चैथरा बी रही।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला और पुरुष टीम को खो खो विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय महिला टीम को पहला खो खो वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई। ये ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। इस जीत ने भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक को अधिक सुर्खियों में ला दिया है और इससे देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आशा है कि ये उपलब्धि आने वाले समय में और अधिक युवाओं के लिए इस खेल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष टीम को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि आज भारतीय खो खो के लिए एक महान दिन है। खो खो विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष खो खो टीम पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। उनका धैर्य और समर्पण सराहनीय है। ये जीत युवाओं के बीच खो खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वॉशिंगटन में हैं। विदेश मंत्री ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मिलकर खुशी हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा क्वाड पर भी चर्चा हुई। और डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। ट्रंप सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के दौरान समारोह को संबोधित भी करेंगे। वहीं जेडी वॉस को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। अनेक विदेशी राजनेताओं के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आमंत्रित अतिथियों में टेस्ला के एलन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम अल्टमैन शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी में विजय रैली में 78 वर्षीय ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यकारी आदेशों का भी उल्लेख किया। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना शामिल है। और इधर गाजा में हमास द्वारा रिहा किए गए 3 इजरायली बंधक 471 दिनों के बाद स्वदेश लौट आए हैं। संघर्ष विराम शुरू होने के बाद हमास ने गाजा में इन बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। इसके बाद इन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया गया। इजरायली रक्षा बल से जारी फुटेज में तीनों बंधकों को रेड क्रॉस द्वारा सौंपे जाते दिखलाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि रिहा किए गए 3 बंधक एमिली देमारी, डोरोन स्टेनब्रिचर और रोमी गोनेन उपचार के लिए इजरायली अस्पताल भेजे गए। हमास द्वारा पहले चरण में कुल 33 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना है। प्रत्येक रिहा बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी बंदियों को इजराइल की जेलों से रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण क्षण बताया है। उन्होंने समझौते के लिए अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दिया। इजरायली सेना ने हमास द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मई में उनके द्वारा निर्देशित युद्ध विराम समझौते से गाजा में युद्ध थमा है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध व्यापक रूप से फैलने की आशंका निर्मूल सिद्ध करते हुए ये युद्ध विराम हुआ है और अब इस समझौते को लागू कराने में सहायक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अगले अमेरिकी प्रशासन की है। बाइडेन ने कहा कि सफलता के लिए इस क्षेत्र में हमारे मित्रों को दृढ़ता और निरंतर सहयोग और प्रतिरोधक समर्थित कूटनीति में विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। बात मौसम की करते हैं। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के इंडिया गेट, मयूर विहार और अक्षरधाम में कोहरे की पतली चादर देखी गई।
और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखिए किस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदान में कोहरा छाया हुआ है। नमस्कार। और इस समय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। not realizing organic, pristine, substantial depth of our knowledge. And therefore, when people say there are snakes in Ganga, I believe. Our civilization needs indigenous lens to understand itself, as much as a child needs mother's milk. We need to absolve ourselves from the original sin of our outsourcing history. This center is one such step. True decolonization begins when we stop being footnotes in others' narrative and become authors of our renaissance. We were reduced to these footnotes. The resurrection of our heritage begins with integrating classical texts like Bhagavad Gita and Arthashastra into mainstream education. Why not imagine the worth of these scriptures, their texts, the enlightenment you get by just reading, understanding will make you get into a different sublime mode. A renaissance of our culture requires renewed focus on our classical languages, and fortunately that number is now 11. Government recognition of classical languages. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी आप सुन रहे थे, जो कि नंदलाल नोवल सेंटर ऑफ इंडोलॉजी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया और उस मौके पर वो संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि इसकी जो नींव है वो भारत के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।